नमस्कार दोस्तों। स्वागत है आपके अपने चैनल आईएएस एनालिसिस में। बीपीएससी को ध्यान में रखते हुए कंप्लीट टेस्ट सीरीज आप लोगों को प्रोवाइड की जा रही है। इससे कंटिन्यू रूप से फॉलो करें। इसमें इंपॉर्टेंट प्रश्नों का संग्रह है, जैसा कि बीपीएससी में पूछा जाता है, तो आपको लाभ इससे अवश्य मिलेगी। पहला प्रश्न है, निम्नलिखित कूटों में से कौन सा बिहार की नदियों को पूर्व से पश्चिम के क्रम में दर्शाता है। तो सबसे पूर्व में आपको देखने के लिए मिल जाए इधर कोसी नदी, उसके बाद बागमती, गंडक और लास्ट में यहाँ पे हो जाएगा घग्गर नदी। कोसी नदी जिसे बिहार का शोक कहा जाता है, बागमती और गंडक नदी का उद्गम स्थल अगर देखा जाए तो नेपाल में, वहीं घाघरा नदी जिसे सरयू नदी के नाम से भी जाना जाता है, इसका उद्गम तिब्बत के पठार में मानसरोवर के आसपास। बिहार में प्रवाहित होने वाली निम्न नदियों में से उत्तर की ओर प्रवाहित होने वाली नदी का नाम बताना है। आपको ध्यान रखिएगा, उत्तर की ओर प्रवाहित होने वाला नदी का आपको नाम बताना है। तो इसमें बागमती है, कमला है, कोसी और यहाँ पे गंडक है। उत्तर की ओर प्रवाहित होने वाले में करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पे गंडक नदी। ध्यान रखिएगा, गंडक नदी चूंकि ये उत्तर की तरफ से, ध्यान रखिएगा, प्रवाहित होती है। तो प्रश्न को कभी अच्छे से आप पढ़ने की कोशिश कीजिएगा, वरना लगेगा कि उत्तर की तरफ, ध्यान रखिएगा, प्रवाहित होने वाली पूछ रहा है, ठीक है, ना कि यहाँ पे बहने वाली। चूंकि प्रवाहित अगर उत्तर से हो रही है तो बहेगी किधर, दक्षिण की तरफ ये आग बहेगी, ठीक है। करेक्ट उत्तर हो जाएगा गंडक नदी। कई सारे जिलाओं से पास होके, जैसे कि पश्चिमी चंपारण हो गया, इसके साथ साथ गोपालगंज, मुजफ्फरपुर हो गया, और वहीं देखेंगे तो सोनपुर, हाजीपुर के बीच में आके ये आपको गंगा नदी में ये आके, ठीक है, विलीन हो जाएगी। जगदीशपुर में 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किसके द्वारा किया गया था। इसमें काफ़ी फेमस नाम है कुंवर सिंह और इनके छोटे भाई अमर सिंह। अमर सिंह। वहीं अगर दो अंग्रेज अधिकारियों की बात किया जाए जिनके द्वारा इस विद्रोह को दमन करने का प्रयास किया जा रहा था, ठीक है, तो वो भी नाम काफ़ी इंपॉर्टेंट है, जैसे मेजर विलियम टेलर एवं विंसेंट आयर। विलियम टेलर और दूसरा है यहाँ पे आयर, ठीक है। तो इसका भी नाम जरूर आप दोनों को याद रखिएगा, कितने बार प्रश्न पूछने की संभावना होती है। निम्नलिखित में से रामोसी विद्रोह का नेता कौन था। चित्तर सिंह। ध्यान रखिएगा, चित्तर सिंह रामोसी विद्रोह का नेता था। चूंकि उस समय देखिए रामोसी लोग कोई और लोग नहीं है, जबकि ये मराठा पुलिस में काम कर रहे होते हैं, लेकिन बेचारे लोग उस समय बेरोजगार हो चुके थे, और ये लोग अंग्रेजों पे बार बार, ठीक है, जो भी किला था, क्षेत्र था, उस पर अटैक कर रहा था लोग, ठीक है, चूँकि इनके क्षेत्रों पर अंग्रेजों का अधिकार हो चुका था। तो बाद में अंग्रेजों ने इनको, ठीक है, जॉब पर रख लिया, कुछ न कुछ यहाँ पर रोजगार इन लोगों को दे दिया, रामोसी लोगों को। अखिल भारतीय किसान सभा का पहला अध्यक्ष कौन था। अखिल भारतीय किसान सभा का पहला अध्यक्ष कौन था। नाम है यहाँ पे स्वामी सहजानंद। ध्यान रखिएगा, स्वामी सहजानंद। अगर अखिल भारतीय किसान सभा की बात करें तो इसकी जो स्थापना हुआ था 11 अप्रैल 1936 को, 1936 को यहाँ पे हुआ था। भारतीय किसान कांग्रेस की लखनऊ में, ठीक है, इसकी स्थापना की गई थी। आगे चल के, ध्यान रखिएगा, आगे चल के इसका नाम भारतीय किसान सभा यहाँ पे कर दिया गया, क्योंकि पहले इसका नाम था अखिल भारतीय किसान कांग्रेस। अखिल भारतीय किसान कांग्रेस, बाद में भारतीय किसान सभा कर दिया गया। इसके महासचिव का भी नाम पूछा जा सकता है। महासचिव जो थे इसके पहले, ठीक है, एनजी रंगा, आंध्र प्रदेश के। वर्ष 1914 में केरल में नायर सोसाइटी की स्थापना किसने की थी, किसके द्वारा किया गया था। तो देखिए, नायर लोग और कोई नहीं है, बल्कि अंग्रेजों से पहले अगर देखा जाए, खासकर टीपू सुल्तान के समय के आसपास, तो वहाँ के ये लोग, केरल के आसपास में ये लोग काफ़ी अच्छा खासा, ठीक है, ये लोग सामंत के रूप में मौजूद था, अलग अलग ये लोग कार्य भी करता था। तो उसी समय नायर सोसाइटी की स्थापना की गई थी टी.एम. नायर के नेतृत्व में। ध्यान रखिएगा, टी.एम. नायर के नेतृत्व में 1914 में इसकी स्थापना की गई थी। निम्नलिखित में से कौन सा क्रांतिकारी गतिविधियों से संबंधित पत्र पत्रिका यहाँ पे नहीं है। अब देखिए, युगांतर है, बिल्कुल करेक्ट स्टेटमेंट है यहाँ पे, चूँकि युगांतर नहीं, एक तरह से देखा जाए तो प्रफुल्ल चाकी हो गया, इसके अलावा, ठीक है, खुदीराम बोस हो गया। वैसे लोगों को यहाँ पे अंग्रेजों को मारने के लिए पूरी तरीके से मतलब उकसाया था, तो इसमें कहना कोई गलत नहीं होगा, किंग्सफोर्ड की हत्या के एवज में। तो युगांधर था, काफ़ी एग्रेसिव जो रोल प्ले कर रहा है। संध्या भी था, ध्यान रखिएगा, संध्या ने भी अच्छा खासा रोल प्ले किया हुआ था। इसके अलावा हो जाएगा काल, इसका भी काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल था। काल की बात करें, ठीक है, तो देखिए इसमें महाराष्ट्र के क्षेत्रों में बड़े रूप में कार्य कर रहा था, महाराष्ट्र में। अमृत बाजार पत्रिका की, देखिए इसकी जो स्थापना माना जाता है, ठीक है, 1868 ईस्वी के आसपास यहाँ पे किया जा रहा था। तो उस समय राष्ट्रवाद बहुत अधिक, ठीक है, एग्रेसिव रोल मतलब नहीं लिया हुआ था।
तो इसीलिए करेक्ट उत्तर हो जाएगा यहाँ पे अमृत बाजार पत्रिका। इसने भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में भूमिका निभाया हुआ है, लेकिन यहाँ पे कह रहा है कि क्रांतिकारी गतिविधियों से संबंध पत्रिका नहीं है। तो युगांधर, संध्या काल, ये लोग पूरा एकदम जबरदस्त, समझ रहे हैं ना, मैंने एकदम आक्रोश, मैंने ऐसी बातों को बताना कि इस पत्रिका के माध्यम से लोग पूरी तरीके से एनर्जेटिक हो जाते थे। अमृत बाजार पत्रिका में ऐसा नहीं था। ठीक है, ये शिशिर घोष के द्वारा किया जा रहा था, शिशिर घोष के द्वारा। यह 8 गणतांत्रिक कुलों का संघ था जो उत्तर बिहार में गंगा के उत्तर में अवस्थित था, जिसकी राजधानी वैशाली थी। इसमें आज के बिहार राज्य के दरभंगा, मधुबनी व मुजफ्फर जिले सम्मिलित थे। तो यहाँ पे नीचे आपको दिया हुआ है कि भाई किससे ये संबंधित है। ये संबंधित है बिहार का जो वज्जी जो क्षेत्र है, ध्यान रखिएगा, वज्जी, ठीक है, क्षेत्र है, जिसकी राजधानी एक समय वैशाली हुआ करती थी। तो अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको ध्यान होगा जब 16 महाजनपद यहाँ पे बन रहा था, उसी समय इसका भी नाम काफ़ी यहाँ पे आया हुआ था। ठीक है, इसी के आसपास लिच्छवी क्षेत्र भी आपको देखने के लिए मिल जाएगा, जो पूरी विश्व की माना जाता है कि पहला जो गणतांत्रिक प्रक्रिया था यहीं पे यहाँ पे अपनाया गया था। ठीक है, तो इसे आप लोग ध्यान रखिएगा। क्षेत्र है देखिए वर्तमान में दरभंगा है, मधुबनी है, मुजफ्फरपुर है, माने जो मिथिला का जो क्षेत्र है, मैथिली का जो क्षेत्र है, ठीक है, वही क्षेत्र आपको यहाँ पे देखने के लिए मिलेगी। निम्नलिखित में से किसने अवंती के राजा प्रघोत को पीलिया के इलाज हेतु अपना राजवैद्य जीवक को भेजा हुआ था? तो देखिए भेजा हुआ था बिंदुसार के द्वारा, ध्यान रखिएगा, बिंदुसार के द्वारा अवंती के शासक को भेजा गया था। और बिंदुसार ने वैवाहिक संबंधों के माध्यम से अगर देखा जाए तो अपना साम्राज्य विस्तार करने का कोशिश किया। 3 इसने शादी भी किया था, ध्यान रखिएगा, 3 इसने शादी भी किया था अपने साम्राज्य विस्तार के लिए। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अब जो जीवक है, जीवक को भी पूछा जा सकता है। जीवक एक, ध्यान रखिएगा, गणिका का पुत्र था, गणिका का, ठीक है, पुत्र था। ठीक है, सालवती जिसका नाम था, गणिका का क्या नाम था? सालवती, सालवती। ठीक है, सिकंदर ने 2 नगर बुफाफेला और निकाया की स्थापना की। बुफाफेला थी, तो देखिए जो बुफाफेला जो शहर बसाया हुआ था सिकंदर के द्वारा, इसने अपने घोड़े के नाम पे, ध्यान रखिएगा, अपने घोड़े के नाम पे इसका नाम रखा था। और निकाया का जो नाम रखा था पोरस पर विजय की स्मृति में, पोरस पर विजय की स्मृति में। तो प्रश्न पूछ रहा है बुफाफेला का संबंध, तो सिकंदर का क्या हो जाएगा? घोड़ा। निम्नलिखित में से किसने रत्न मल्लिका नामक ग्रंथ की रचना की? रत्न मल्लिका नामक ग्रंथ की रचना की। इसमें बहुत इंपॉर्टेंट राष्ट्रकूट शासक का नाम आता है। अब मैंने राष्ट्रकूट इंडिकेट कर दिया तो आप लोग पता लग ही गया। अमोघ वर्ष, ध्यान रखिएगा, अमोघ वर्ष के द्वारा रत्न मल्लिका नामक ग्रंथ की यहाँ पे रचना की गई थी। ठीक है, तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अमोघ वर्ष की बात करें तो यहाँ पे जैन धर्म से इसका संबंध है। आगे चल के इसने जैन धर्म को अपना लिया था। ठीक है, तो ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट हो सकता है आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से। जैन धर्म में निर्जरा का अर्थ क्या होता है? देखिए जैन धर्म की बात की और निर्जरा आ गया, तो देखिए अब इसमें बहुत ही कॉम्प्लेक्स, ठीक है, ऑप्शन बनाया गया है। और वर्तमान में जैन प्रोटेस्ट जिस तरीके से झारखंड के क्षेत्रों में चल रहा था, तो अच्छा संभावना भी है कि जैन धर्म से इस बार बीपीएससी के द्वारा प्रश्न बनाया ही जाएगा। तो देखिए कर्म का जीवन की ओर प्रवाह क्या कहलाता है? ये कहलाता है, देखिए निर्जरा नहीं कहलाता है, ये कहलाता है आसव, आश्रव भी इसको बोला जाता है। ठीक है, जब कर्म का प्रवाह जीव की ओर पूरी तरीके से रुक जाए तो इसको बोला जाता है संथारा, ध्यान रखिएगा, संथारा। अवशिष्ट कर्म का जल जाना अर्थात पहले से विद्यमान कर्मों का क्षय हो जाना, यही कहलाता है निर्जरा। ये निर्जरा, तो करेक्ट उत्तर हो जाएगा सी। कर्म का जीव के साथ संयुक्त हो जाना, पूरी तरीके से मिक्स हो जाना, तो एक तरीके से बंधन में बंध जाएगा, तो इसी को बोला जाता है बंधन। ठीक है, इसका शाब्दिक अर्थ होता है काली रंग की चूड़ियाँ। अब तो आपको पता लग ही गया होगा। यह सेंधव नगर राजस्थान के हनुमानगढ़ जिले में घग्घर नदी के किनारे स्थित है। यहाँ के भवनों का निर्माण कच्ची ईंटों के द्वारा हुआ था। ये हो जाएगा आपका राजस्थान की, ठीक है, राजस्थान की कालीबंगा, ध्यान रखिएगा, कालीबंगा। यहीं पे आपको अलंकृत ईंटों के साक्ष्य मिल जाएगा, अलंकृत ईंटों के साक्ष्य, जुता हुआ खेत का, जुते हुए खेत का साक्ष्य मिल जाएगा। ठीक है, सेलखड़ी या फिर बहुत सारे जो मिट्टी के बर्तन, सबसे इंपॉर्टेंट यही अलंकृत मिट्टी के बर्तन, और यहाँ पे हो जाएगा जुते हुए खेतों की साक्ष्य, सब कालीबंगा से मिला हुआ है। दूह अस्पा एवं सिंह अस्पा प्रथा किस मुगल शासक के द्वारा चलाया गया था? ये चलाया गया था जहांगीर के द्वारा। अब देखिए इसमें क्या था ना, तो देखिए
पद को बढ़ाए बिना, जात पद सवार पद होता था तो पद को बढ़ाए बिना सवारों की संख्या को क्या करना था, अधिक करना था। यही चलाया गया था दुह अस्पा सिंह अस्पा। दुह अस्पा में देखिए यहाँ पे क्या बोला गया था, ध्यान से देखते चलिए। इस पे जो भी मनसबदार होते थे अपने पद के दुगुने सवार रख सकते थे। दुह अस्पा में अपने पद के, ध्यान रखिएगा, 2 टाइम्स अधिक सवार रख सकते थे। और वहीं सिंह अस्पा में जो भी मनसबदार थे अपने पद के 3 टाइम्स, ध्यान रखिएगा, 3 टाइम्स अधिक ये सवार, ठीक है, रख सकते थे। सवार मतलब कुछ और नहीं है, ठीक है, घोड़े के रूप में आप समझ सकते हैं, ठीक है, घोड़े ये रख सकते थे। और इसमें एक और आता है, सिंगल प्रथा भी चल रहा था उस समय, जिसको बोला जाता है यक अस्प। ये एग्जाम में बहुत कम पूछा जाता है, लेकिन इसे भी ध्यान रखिएगा, यक अस्प। इसमें मनसबदारों को अपने सवार पद के अनुसार केवल एक ही घोड़े रखने होते थे, केवल एक ही घोड़े। तो दो अस्पा में ध्यान रखिएगा आप, ठीक है, 2 घोड़े, और सिंह अस्पा में यहाँ पे हो जाएगा 3 घोड़े। जब भूमि पर बुआई न करके उसे फिर से उर्वरता प्राप्त करने के लिए बिना बोए छोड़ दिया जाता है तो वह भूमि क्या कहलाती है? बहुत अच्छा सा प्रश्न है ज्योग्राफी का। क्या इसको बोला जाता है? तो देखिए, उस भूमि को बोला जाता है परती। समझ रहे हैं ना, परती बोला जाता है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। जब भूमि पर बुआई न करके उसे फिर से, ठीक है, बिना बोए छोड़ दिया जाए तो क्या हो जाएगा, परती हो जाएगा। पोलज भूमि देखिए यहाँ पे, जिस पर हर वर्ष खेती की जाती है, हर वर्ष खेती की जाती है, ठीक है। इसके अलावा यहाँ पे चाचर है, जिसमें 3-4 वर्षों तक बिना बोए छोड़ दिया जाए। उसके बाद यहाँ पे 5वें नंबर पे बंजर। बंजर तो समझ ही रहे हैं, 4 वर्ष से अधिक या उससे अधिक सीमा तक इसमें, ठीक है, कुछ ना बोया जाए, तो ये हो जाएगा आपका, ठीक है, बंजर। चाचर भी देख लिया, परती इसका करेक्ट उत्तर है, और पोलज जिसमें हर साल खेती होती है। पुरंदर की संधि निम्नलिखित में से किसके किस बीच हुआ था? बहुत आसान सा प्रश्न है। ये हुआ था, देखिए यहाँ पे औरंगजेब वर्सेस, आपको ध्यान रखना है, औरंगजेब, सॉरी, शिवाजी, ठीक है, शिवाजी तो इसमें रहेगा ही रहेगा। दूसरा है यहाँ पे औरंगजेब का, ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट सिपह सलाहकार के रूप में मौजूद है जय सिंह। तो औरंगजेब और जय सिंह के बीच पुरंदर की संधि यहाँ पे की गई थी। पुरंदर के किले को माना जाता है कि जय सिंह के द्वारा घेर लिया गया था। चूंकि अब युद्ध होता तो बहुत अधिक समस्या होती, बहुत अधिक शिवाजी के निर्दोष लोग, मराठा लोग भी मारे जाते, इसीलिए शिवाजी ने पुरंदर की संधि की। मुगल शासन प्रणाली के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? और सही स्टेटमेंट बताना है। मुगल शासन प्रणाली अत्यधिक केंद्रीकृत थी, बहुत ही केंद्रीकृत थी। औरंगजेब के समय तो और अधिक केंद्रीकृत हो चुकी थी, ऐसा माना जाता है। और औरंगजेब ने, ठीक है, वजीरों को बहुत हद तक पावर का ट्रांसपोर्टेशन करने का कोशिश किया, लेकिन इसमें बहुत अधिक वो सफल नहीं हो पाया, क्योंकि वजीर भी तो सही होना चाहिए ना। सैन्य नेतृत्व राजपूतों के हाथ में था। पूर्णतः देखिए, कहना ध्यान रखिएगा, सही नहीं होगा। मुगल सरदारों ने प्रशासन में नई प्रणाली लागू की, उमरा संगठन, ये भी गलत है। औरंगजेब द्वारा छापामार पद्धति का उपयोग किया गया था, शासक था, समझ रहे हैं। बाद मुगल बादशाह छापामार पद्धति का प्रयोग, गुरिल्ला पद्धति का प्रयोग नहीं करेगा, सामने सामने आकर लड़ाई करेगा। छापामार पद्धति का प्रयोग सबसे अधिक जो किया गया था, ठीक है, शिवाजी के द्वारा किया गया था, ये भी गलत हो जाएगा, इसीलिए करेक्ट उत्तर हो जाएगा ए। निम्नलिखित में से भारत में स्थापित होने वाली पहली लौह उद्योग कंपनी क्या है? टिस्को नाम ही काफ़ी है, टिस्को, ध्यान रखिएगा। टिस्को पहली जो कंपनी थी, ठीक है, जो लौह उद्योग कंपनी के रूप में स्टेबलाइज हुआ था। पूरा नाम है, देख पा रहे हैं, टाटा आयरन स्टील कंपनी लिमिटेड, ध्यान रखिएगा, स्टील कंपनी लिमिटेड। अभी वर्तमान में भारत का लगभग 20% जो स्टील होता है इसी टिस्को में, टाटा लौह इस्पात में पूरी तरीके से प्रोडक्शन यहाँ पे किया जाता है। इसकी स्थापना जो की गई थी 1907 में जमशेदजी टाटा के द्वारा की गई थी। भारत के किस राज्य में सर्वाधिक चीनी मिली है? अब इसको लेके देखिए, बहुत कंट्रोवर्सी होता है, ठीक है। बहुत सारे बुक में महाराष्ट्र दिया रहेगा, लेकिन उत्तर प्रदेश भी दिया रहता है। लेकिन अभी हालिया डेटा के अनुसार करेक्ट उत्तर हो जाएगा उत्तर प्रदेश। सबसे अधिक गन्ने का जो प्रोडक्शन होता है, शुगर ऑफ बाउल, उत्तर प्रदेश, ध्यान रखिएगा, उत्तर प्रदेश। और चीनी मिलों की संख्या भी आपको सबसे अधिक मिल जाएगा उत्तर प्रदेश, ठीक है। उत्तर प्रदेश में आएंगे मुजफ्फरनगर साइड, तो वहाँ पे, ठीक है, चीनी मिल आपको बहुत बड़ी मात्रा में देखने के लिए मिलेगी। भारत में प्रथम कपास मिल की स्थापना कहाँ की गई थी? प्रथम कपास मिल की स्थापना, देखिए, भारत में पहला जो कपास मिल की स्थापना जो किया गया था, ठीक है, कोलकाता में किया गया था 1818 में, ध्यान रखिएगा, फोर्ट ग्लोस्टर, ठीक है, फोर्ट ग्लोस्टर कलकत्ता में इसकी स्थापना की गई थी। सूती वस्त्र का उसके बाद से प्रोडक्शन धीरे धीरे बढ़ने लगा, ठीक है, तो इसे भी आप लोग ध्यान रखिएगा।
दूसरा पूछा जा सकता है, ठीक है, कि दूसरा जो सूती मिल की स्थापना हुआ था यहाँ पे मुंबई में 1854 में यहाँ पे हुआ था। ध्यान रखिएगा 1854 में हुआ था डाबर जी के द्वारा, ठीक है। कावासाकी डाबर भी इनको बोला जाता है, ठीक है। केजीएन डाबर, ठीक है। निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? यह इधर गर्म जल स्रोत, इधर अवस्थिति दिया हुआ है। देखिए मणिकरण हिमाचल प्रदेश बिल्कुल सही है। पनामिक जो दिया है देखिए जम्मू कश्मीर दिया है, जम्मू कश्मीर में नहीं होगा, ये लद्दाख है। यहाँ पे ध्यान रखिएगा लद्दाख में एक नुब्रा वैली है, नुब्रा वैली। अब देखिए यही ये प्रकृति का चमत्कार कही है कि इस नुब्रा वैली में देखिए इतनी ऊंचाई पे, जहाँ पे लद्दाख में हमारे सैनिकों को एकदम -डिग्री -30 -40 डिग्री टेम्परेचर में वहाँ पे ड्यूटी करना होता है, लेकिन इस नुब्रा वैली में जो पनामिक जो गर्म जल स्रोत है, समझ रहे हैं ना, इसमें इसका जल इतना गर्म होता है कि आप इसे छू भी नहीं सकती। इसकी वजह से वहाँ पे वेपोराइजेशन की प्रक्रिया चलते रहती है। तो यही है देखिए नेचर। अनहोनी मध्य प्रदेश में और तप्त पानी हो जाएगा उड़ीसा में, बिल्कुल करेक्ट। निम्नलिखित में से सीमा सड़क संगठन बोर्ड रोड, ठीक है, ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना किस वर्ष की गई थी? तो देखिए इसकी जो स्थापना जो की गई थी ना, जैसे उत्तर भारत में नॉर्थ ईस्ट के क्षेत्रों में जो भी सीमावर्ती इलाका है, जो अलग देशों से जिनकी सीमाएं लग रही है, उसके आसपास रोड का डेवलप करना ताकि वहाँ के लोगों को कोई दिक्कत नहीं हो। तो इसकी स्थापना जो की गई थी, आपको ये ध्यान रखना है, 1960 के आसपास यहाँ पे माना जाता है। ध्यान रखिएगा 1960 के आसपास इसकी स्थापना यहाँ पे की गई थी। तो करेक्ट उत्तर हो जाएगा ए, ठीक है। यहाँ पे देख रहे हैं 1960 ही, तो ठीक है, टाइपिंग एरर है, यहाँ मैं कर देता हूँ 1960। खानाबदोश जनजाति सर्वाधिक किस क्षेत्र में पाई जाती है? अब देखिए खानाबदोश जनजाति, इसका मतलब उनके पास पशु वगैरह होंगे ही होंगे। तो एक चीज़ आपको ध्यान रखिएगा, भेड़ इसमें सबसे इम्पोर्टेंट है। भेड़ इनके पास मैंडेटरी होता ही होता है, और वैसा जो क्षेत्र होता है शुष्क क्षेत्र होता है, जैसे कि सहारा डेजर्ट हो गया, बहुत बड़ा एग्जाम्पल है सहारा डेजर्ट। चूँकि वहाँ पे टेम्परेचर अधिक होगा, इसका मतलब कि अब ये नहीं कि वर्षा भी अधिक होगा, टेम्परेचर भी अधिक और वर्षा की मात्रा में कमी आएगी। वैसे ही इलाकों को मैं बोलता हूँ शुष्क क्षेत्र। ध्यान रखिएगा शुष्क क्षेत्र, ठीक है। तो यही है शुष्क क्षेत्र में देखेंगे तो वहीं पे घुमंतु जो, ठीक है, खानाबदोश जो जनजातियाँ है, घुमंतु टाइप का अपना जीवन यापन ये करते रहती है। निम्नलिखित देशों में से किसमें तमिल भाषा का एक प्रमुख है? तमिल भाषा का एक प्रमुख है। आपको जान के बड़ी अत्युक्ति होगी कि सिंगापुर में आप देखेंगे ना, तो एक आप कह सकते हैं कि प्रमुख भाषाओं में तमिल का भी अच्छा खासा स्थान है। मलय भी है यहाँ पे, इसके साथ, ठीक है, इंग्लिश भाषा भी है, अंग्रेजी भाषा भी है, और साथ में चाइनीज भाषा भी है। इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि देखिए ये जो भी सिंगापुर में जो लोग बसे हुए, ज़्यादातर बाहरी लोग वहाँ पे बस गए हैं। इतनी जियोग्राफिकल लोकेशन इतनी शानदार है उसकी, बिल्कुल मलक्का स्टेट के पास ही आपको देखने के लिए मिल जाएगी। तेज़ी से देखिए विश्व में ऐसा पहला जो देश ही है जो इतना तेज़ी से देखिए उभरा हुआ है, ठीक है। तो बहुत सारे देश के लोग यहाँ पे रह रहे हैं, अपनी अपनी भाषाएँ, ठीक है, डेवलप किए हुए हैं लोग। गोलन हाइट्स निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? देखिए गोलन हाइट्स का जो संबंध है बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा, ठीक है। सीरिया में एक पठार का नाम है, सीरिया के दक्षिण पश्चिम की तरफ। लेकिन यहाँ पे जो आपको ऑप्शन देखने के लिए मिल रहा है, मध्य एशिया, मध्य पूर्व, दक्षिण पूर्व एशिया, मध्य अफ्रीका। अब सोचिए सीरिया की जियोग्राफिकल लोकेशन आपको देखना होगा। अगर मैं ये यहाँ पे ग्लोब मैं बनाता हूँ, ये है हमारा इक्वेटर और ये हो जाएगा आपका, ठीक है, देख पा रहे हैं, ठीक है, देशांतर रेखा, अक्षांश और देशांतर रेखा। तो देशांतर रेखा के वाला भाग क्या होगा आपका? पूरब भाग। ये वाला हो जाएगा पश्चिम, ये उत्तर दक्षिण। अब देखेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा अफ्रीका, और अफ्रीका के इधर आपको देखने के लिए मिलेगा, ये वाला इलाका पे आपको देखने के लिए मिल जाएगा, ठीक है, सीरिया का क्षेत्र जो कि एशिया का पश्चिम क्षेत्र है। लेकिन यहाँ पे ओवरऑल पूछ रहा है कि गोलन हाइट्स किससे संबंध है, तो इसका करेक्ट उत्तर हो जाएगा देखिए पूरा मध्य पूर्व। कहाँ पे? मध्य पूर्व, ये मध्य है और इधर पूरब में है, इसीलिए करेक्ट उत्तर हो जाएगा बी। सर्वोच्च न्यायालय के संगठन स्वतंत्रता अधिकार क्षेत्र शक्तियों एवं प्रक्रियाओं से संबंधित है। क्या यहाँ पे इससे संबंधित है? इसमें देखिए संविधान के भाग 4 में यहाँ पे 124 से लेकर 127 तक जो भी सारी बातें बताई गई है सब सर्वोच्च न्यायालय से संबंधित बातें हैं भाग 4 में। तो करेक्ट उत्तर यही है, देखिए आसान है, बी। निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति को सर्वोच्च न्यायालय की राय लेने का अधिकार देता है? ध्यान रखिएगा, राय लेने का अधिकार देता है,
ठीक है, तो इसमें जो देता है अनुच्छेद 143, ध्यान रखिएगा अनुच्छेद 143 दो मामलों में देता है। एक तो सार्वजनिक हित के लिए, सार्वजनिक हित के लिए जो भी राय मशवरा है यहाँ पे लेना पड़ेगा, और दूसरा हो जाएगा जो भी पूर्व संवैधानिक जो संधि है, समझौता हो गया उस पे, ठीक है, पूर्व संवैधानिक निधि के रूप में भी आप इसे समझ सकते हैं। भारत में किसे जनहित याचिका का जनक माना जाता है? बहुत फेमस नाम है, ठीक है, पूर्व न्यायाधीश पीएन भगवती को, पीएन भगवती को। अब इस जनहित याचिका के माध्यम से ध्यान रखना है आपको, कोई भी व्यक्ति या फिर कोई भी संस्था किसी को भी यहाँ पे न्याय दिलवाने के लिए सुप्रीम कोर्ट यहाँ पे जा सकती है। बहुत इंपॉर्टेंट है, स्वतः संज्ञान का भी मामला आता है इसमें। हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट यहाँ पे स्वतः संज्ञान भी ले सकती है। जैसे कि एक एग्जांपल था हाथरस कांड, ठीक है, हाथरस कांड को इलाहाबाद कोर्ट के द्वारा स्वतः संग्रह वहाँ पर मैंने स्वतः संज्ञान के रूप में लिया गया था। निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद अखिल भारतीय सेवाओं का प्रावधान करता है? जिस चीज़ की आप तैयारी कर रहे हैं, देखिए उसका आर्टिकल पूछ लिया, ठीक है, इसका करेक्ट उत्तर हो जाएगा आर्टिकल 312। ध्यान रखिएगा आर्टिकल 312, ठीक है, इसी में अखिल भारतीय सेवाओं का इसमें प्रावधान किया गया है। आज का लास्ट प्रश्न, संघ लोक सेवा आयोग अपने कार्यों का विवरण किसको प्रस्तुत करता है? ये तो बहुत आसान सा जवाब होगा, भारत के राष्ट्रपति को। चूंकि आप जब, ठीक है, सिविल सर्विस में जब चयनित होके जाएंगे तो कहीं न कहीं आपको एक कार्यपालिका के अंग के रूप में कार्य करना होगा, और उस कार्यपालिका का जो हेड होगा वो ऊपर राष्ट्रपति होगा, राज्यों में राज्यपाल होगा। तो इस चीज़ को आपको समझना है। इसीलिए संघ लोक सेवा आयोग जो भी अपना रिपोर्ट की जो प्रस्तुति है, विवरण होगा, सब भारत के राष्ट्रपति को सौंपेगा। तो चलिए फ्रेंड्स, इस बहुत सारे प्रश्नों को आज हम लोगों ने कवर कर लिया, लगभग 30 प्रश्नों को। तो अगर क्वेश्चन की डिमांड आप लोगों की बढ़ाने की मंशा है तो नीचे आप लोग कमेंट करें, अपना फीडबैक देते रहें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।